पिछले वीडियो में हमने देखा कि अभी भी फ्रांस में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। 1971 में जो चुनाव हुए थे उसमें सिर्फ जो अमीर लोग थे उनको ही मताधिकार प्राप्त हुआ, जिससे जैकोबिन क्लब सामने आया और यह जैकोबिन क्लब ने राजा पर हमला कर दिया, दरबारी को मार दिया, राजा को बंदी बना दिया गया एवं लुई 16वां को सार्वजनिक फांसी हुई। इसके बाद रोबेस्पियर की सरकार बनी और रोबेस्पियर के सरकार ने फ्रांस के जो भी गणतंत्र के विरोधी थे उनको जेल में डाल दिया एवं कुछ को गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। आज हम आगे देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति में महिलाओं का क्या योगदान रहा। तो महिलाओं का योगदान सक्रिय रूप से रहा। फ्रांस की जो क्रांति हुई उसमें महिलाओं ने बराबर का हिस्सेदारी निभाया। थर्ड स्टेट की महिला जीविका के लिए काम करती थी। जो तीसरे स्टेट की महिलाएं थी, सब पुरुष तो युद्ध में चले जाते थे, तो जितना भी घर का सामान जुटाना था, काम करना था, वो सब महिलाओं के हाथ में आ गया। तो महिलाएं काम करने लगी। वे सिलाई बुनाई करती थी, कपड़ा धुलाई करती थी, फल फूल बेचती थी और घर का काम मतलब दूसरे के घर में झाड़ू करना, पोछा करना, जो मध्य वर्ग के अमीर लोग थे उनके घरों में। महिलाओं को पढ़ाई लिखाई और व्यवसाय के अवसर नहीं थे। उस समय आज के जैसा सबके लिए शिक्षा नहीं था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। केवल कुछ लोग जैसे कि कुलीन परिवार हो गया या पादरी परिवार हो गया, उनके घरों के बेटी बहुओं को पढ़ने का अधिकार था। क्योंकि ऐसा होता था कि अगर महिला अनपढ़ है, वो घर में झाड़ू कर रही होंगी और जमीन का कोई कागज होगा, वो तो अनपढ़ है, जानेंगे ही नहीं और सारा कागज के साथ उसको भी जलाकर स्वाहा कर देंगी। इसीलिए जो अमीर घर के महिलाएं थे उन्हें भी शिक्षित कराया जाता था। महिलाएं घर का काम भी करती थी, जैसे कि खाना पकाना, पानी लाना, पारोटी को उस समय राशनिंग कर दिया गया था। तो जैसे आज भी हम देखते हैं कि महिलाएं राशन लाने जाती है, कार्ड जमा करती है, लाइन लगती है और राशन जो भी बोरा में होता है 10 केजी 15 केजी सिर में ढो के लाती है। तो उस समय भी महिलाएं भी पावरोटी के लिए लाइन लगाती थी एवं लाती थी। और घर में जो भी बच्चे होते थे उनको नहाना धुलाना तैयार करना, यह भी महिलाओं की ही जिम्मेदारी थी। और जो महिलाएं की मजदूरी थी, एक दिन का जो भी उनको वेतन मिलता था वो भी पुरुष की अपेक्षा कम था। आज भी हम देखते हैं कि कुछ में महिलाओं की मजदूरी पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम है। तो इससे नाराज होकर महिलाओं ने खुद अपना क्लब बनाया और लगभग फ्रांस में उस समय 60 सक्रिय क्लब महिलाओं के थे, जिनमें से द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन ये सबसे ज्यादा फेमस था। जो 1971 में चुनाव हुआ था, जिसमें केवल अमीरों को मताधिकार प्राप्त था, उस समय महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया गया। मतलब वे नागरिक हैं ही नहीं, ऐसा कर दिया गया। तो महिलाओं ने इसके विरुद्ध जो क्लब बनाए थे उन्होंने अपनी मांग रखी और उन्होंने मांग में ये रखा कि जो महिला और पुरुष है उनको बराबर का हक मिलना चाहिए। और उन्होंने मताधिकार मांगा, जैसे कि 1971 में उन्हें मत देने का अधिकार था ही नहीं। उन्हें ही क्या, कुछ जो गरीब लोग थे उनको भी मत देने का अधिकार नहीं था। तो इन्होंने मताधिकार की भी मांग की। असेंबली में जगह, फ्रांस अब गणतंत्र बन चुका था तो वहां की असेंबली थे, उसमें उन्हें जगह मिले ऐसे उनकी मांग थी। और राजनीतिक पद मतलब वे उम्मीदवार के रूप में खड़े हो सके, ऐसी भी उनकी मांग थी। धीरे धीरे यह क्रांति पूरे यूरोप में फैल गई और जो फ्रांस की सरकार थी वे इसे मानने के लिए बाध्य हो गई। महिलाएं जब एक बार जिद कर लेती है तो वो उसे लेकर ही रहती है। ठीक ऐसा ही हुआ। जो फ्रांस की सरकार थी, वहां की कम्युनिटी थी, उन्होंने स्कूल बनाए और महिलाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दिया। और महिलाओं को इसके साथ साथ भी अनेक फायदे हुए, जैसे कि स्वैच्छिक विवाह, मतलब वे खुद अपने से किसी को भी चुनकर ब्याह कर सकती है। आज इंडिया में भी यही प्रावधान है। अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आप अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। तो इंडिया में ऐसा होता है, प्यार किया और भाग गया। स्वैच्छिक विवाह मतलब इसके स्वैच्छिक विवाह उनको अधिकार मिला है तो इसका दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। सोचिए उस माँ बाप पर क्या बीतती होगी, कितने लाड प्यार से बेटियों को पालते हैं और प्यार करके भाग गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उनके साथ साथ तलाक के लिए कानून भी बनाया गया। मतलब जो भी वहां तलाक थे उनको कानूनी रूप में मान्यता मिलेगी तभी तलाक होगी। आजकल इंडिया में भी यही है कि तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया है। महिलाओं के लिए जो स्वैच्छिक विवाह था उसके लिए वहां पर रजिस्ट्रेशन
दफ्तर भी बनाए गए। आज इंडिया में भी रजिस्ट्रेशन दफ्तर है। बहुत कोई वहां जाकर शादी ब्याह कर लेते हैं, कम खर्च में हो जा रहा है तो वहीं जाकर शादी क्यों ना करें। तो महिलाएं अब पूरी तरह स्वतंत्र थी, वे पढ़ सकती थी, लिख सकती थी, कलाकारी भी कर सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय। पहले उन्हें व्यवसाय करने का कोई अधिकार नहीं था, बस बैठो और साग सब्जी बेचो, पर अब वे व्यवसाय भी कर सकती थी। इसके बाद है उन्हें राजनीतिक अधिकार के लिए संघर्ष जारी करना पड़ा। अब तक भी उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं मिला। मतलब महिलाओं को ये चाहिए कि जो चाहिए वो चाहिए, पूरा जिद्दी है, मतलब हमको ये चाहिए ही चाहिए। इतना कुछ मिला, उनको संतुष्ट ही नहीं है। अब उन्हें क्या चाहिए? राजनीतिक अधिकार चाहिए। अब वे आतंकी होने लगी, तोड़फोड़ करने लगी। तो सरकार इसके विरुद्ध जो थे क्लब को बंद करवा दिए गए और महिलाओं को जेल में डाल दिया गया। कुछ को तो फांसी भी दे दिया गया। अक्सर इंडिया में महिलाओं के लिए फांसी बहुत कम ही दिया जाता है। अगर महिला को फांसी देना रहता है तो उन्हें उम्र कैद की सजा होती है। महिलाओं को फांसी बहुत कम ही होता है। तो ऐसे करते करते महिलाएं मताधिकार के लिए लड़ने लगी। आगे चलकर 1946 में महिलाओं को फ्रांस में मताधिकार प्राप्त हो गया। 1791 था, उसमें महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा मिला था, जिससे नाराज होकर महिलाओं ने 1994 से महिला संघ बनाकर इसका विद्रोह किया। परंतु देखिए 1946 में जाकर उन्हें सफलता मिली और उन्हें मताधिकार प्राप्त हुआ। आज इंडिया में इसे है, महिलाओं को शुरू से ही मताधिकार प्राप्त है, पर वे इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा महिलाओं से भी वे जाएं और अपना वोट दें, क्योंकि बहुत मुश्किल के बाद वोट मिला है। देख रहे हैं 1791 और 1946 कितना अंतर है। जब भारत आजाद हुआ उससे 1 साल पहले महिला को मताधिकार प्राप्त हुआ है। तो अपना जो अधिकार है इसका उपयोग करें। आगे जो जैकोबिन क्लब था, जो मध्यवर्गीय लोगों ने बनाया था, उसने वहां दास प्रथा का उन्मूलन किया। दास प्रथा, जिसमें हट्टे कट्टे पहलवानों को दास के रूप में रखा जाता था, उन्हें बस खाना दिया जाता था और उनसे मजदूरी कराई जाती थी। परंतु इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके क्या कारण थे जिससे जरूरत महसूस हुई और दास प्रथा का अस्तित्व दुनिया में आया। तो बात उस समय ऐसी थी, उस समय तो मशीन थे नहीं, जो भी थे आदमी ही सारा काम करते थे। तो जो दास प्रथा थे, बगानों और बंदरगाहों के मालिक जो थे, वे अपने श्रम की आपूर्ति के कारण दासों को मंगाते थे और ये दासों की आपूर्ति के लिए अफ्रीका, यूरोप और यूएसए ने त्रिकोणीय दास व्यापार संघ बनाया। और इसके तहत जो व्यापारी थे अफ्रीका से दासों को लाते थे, वहां के बंदरगाहों से उन्हें एक रूम में ठूस दिया जाता था, भर दिया जाता था और बस उन्हें खाना दिया जाता था और वापस यूरोप लाके जो बगान के मालिक थे उनको बेच दिया जाता था। बहुत ही दयनीय स्थिति थी उस समय दासों की। बस उन्हें खाना दिया जाता था और उससे काम कराया जाता था। दास प्रथा जो था उसने बंदरगाह और बगान के मालिकों को समृद्ध बना दिया गया, क्योंकि उन्हें मजदूरी तो देनी नहीं होती थी, बस वे इन्हें 2 वक्त का खाना देते थे और खूब काम करवाते थे। तो दास के कारण ही जो वहां के बंदरगाह और बगान के मालिक थे वे अमीर होते गए, वे समृद्ध होते गए, उनका जो व्यापार था वो फलता फूलता रहा। तो बाद में 1794 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। ये जो जैकोबिन क्लब था इसने 1794 में जो दास प्रथा था इसका उन्मूलन कर दिया। इसके बाद नेपोलियन दास प्रथा फिर से शुरू किया। ये नेपोलियन है, ये कल से ही चर्चा का विषय है। इन्होंने जो फ्रांस में था उसका सत्ता पलट किया था। जैसे कि वहां के कार्यपालिका में आपस में एक दूसरे से सहमत थे ही नहीं। फ्रांस की जो कार्यपालिका थी उसमें जो 5 सदस्य थे उनमें आपस में मतभेद था। तो जो ये नेपोलियन है उसी का फायदा उठाया और इसने वहां अपने को सम्राट घोषित कर दिया और दास प्रथा शुरू कर दिया गया। सिर्फ 10 साल बाद दास मुक्त रहे और फिर से नेपोलियन ने दास प्रथा शुरू कर दिया गया। इसीलिए कहते हैं हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। लड़ाई में रखा ही क्या है। तो जब नेपोलियन ने दास प्रथा शुरू किया तो अफ्रीका के निग्रो लोग जो कि मजबूत थे, हट्टा कट्टा पहलवान थे, उनको गुलाम बनाया गया, उनके परिवारों को मार दिया गया एवं उन्हें जबरदस्ती जंजीरों में जकड़ दिया गया एवं फिर से उन्हें बाजारों में लाकर बेचा गया। बाद में जाकर 1848 में दास प्रथा का पूर्णतया उन्मूलन हो गया। जो बास्तिल का किला था उसके विध्वंस के बाद
जो पहला सबसे अच्छा काम हुआ, जो पहला सुधार हुआ, वो हो गया सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप मतलब जो आजकल हम समाचार पत्र पढ़ते हैं उसमें कुछ भी समाचार रहता है, तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो भी समाचार पत्र छपते थे उसको पहले जो वहां का सत्ता था उसको मंजूरी मिलता था, तभी जाके वह छपता था। जैसे कि जब इंडिया में अंग्रेजों का राज था तो उस समय भी जब अंग्रेज अधिकारी जिस समाचार को छापने की परमिशन देते थे वही समाचार छपता था। तो एक क्रांतिकारी था भगत सिंह, उसने एक बम फेंका और वो बम फेंका और जिससे किसी को नुकसान भी नहीं हुआ, परंतु उसे अदालत बुलाया गया और उसने बम जानबूझकर फेंका और किसी से उसको नुकसान भी नहीं हुआ, फिर भी उसको अदालत बुलाया गया और वह जानबूझकर अदालत गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं बम छपवाने को पेपर में दूंगा तो उसे छापने की परमिशन मिलेगा ही नहीं। जबकि उस समय ऐसा था कि अदालत का न्यूज हम पेपर में सीधे छाप सकते थे, उसके लिए अंग्रेज सरकार की परमिशन लेने का जरूरत नहीं था। तो उसने अपने आप को बलिदान दे दिया ताकि जो भारतीय जनता थे वे जान सके कि कैसे बम बनाया जाता था, और उसको पेपर में छापा गया और उसके मदद लेकर जो क्रांतिकारी थे उन्होंने बम बनाना शुरू किया। जब सेंसरशिप समाप्त हो गया तो अखबार का विस्तार हो गया, अखबार पूरा फैलने लगे, अखबार छपने लगे, कई प्रकार के प्रेस आने लगी। तो जो उस समय फ्रांस थे सभी तो शिक्षित थे ही नहीं, सबको शिक्षा का अधिकार था ही नहीं। तो अगर एक छोटा बच्चा है उसको हम पेपर दे दे और पढ़े बोलेंगे तो वो क्या पढ़ेगा। तो उस समय नाटक, संगीत और जुलूसों का प्रचलन हुआ। जैसे हम जब बच्चे थे उस समय सर्कस था, अभी तो टीवी आ गया है, लेकिन जब हम बच्चे थे उस समय सर्कस था। सर्कस में बच्चा देखता था जोकर को, जोकर ऐसे नाच रहा है, देख रहा है, उसको देख के खुश होता था। यदि इसी के जगह उस बच्चे को मैगजीन धरा दिया जाए तो वो क्या पढ़ेगा, उसको कुछ समझ में ही नहीं जाएगा और वो हंसेगा ही नहीं। जबकि आजकल आप देखते होंगे कि बच्चा बच्चा कॉमिक्स पढ़ता है और उसका आनंद लेता है। तो ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है 1804 में सत्ता पलट किया एवं कार्यपालिका के बीच में मतभेद के कारण एक दूसरे के विचार से सहमति नहीं थे, तो उसका फायदा उठाया एवं वहां खुद अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया गया। तो इंडिया भारत और पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। कुछ आतंकवादी हैं जो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई का फायदा उठा रहे हैं। उनका क्या है, वे अशिक्षित होने का फायदा उठा रहे हैं। वे किसी को भी बोल देते हैं कि उन्होंने ऐसा किया और आप भड़क जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका क्या है, वे किसी भी अशिक्षित को उठाते हैं, उन्हें समझाते हैं जाके वहां बम फोड़ दो। जो समझा रहे हैं उसको खुद बोलो जाओ तुम ही बम फोड़ो, वो नहीं बोलेगा। जबकि अगर तुम ऐसा बोलोगे तो आप लोग को ही गोली दाग देगा, वो खुद नहीं जाएगा, उसको अपनी जान प्यारी है, वो आप लोगों के जान के साथ बस खेलता है। तो यह अशिक्षा का ही कारण है, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाद में जो नेपोलियन बोनापार्ट था वह यूरोप के विजय के लिए निकल पड़ा। जो फ्रांस के आसपास जितने भी देश थे उन पर हमला कर दिया गया एवं उन्हें जीत लिया गया। बाद में जाकर 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई जिसमें उसको हार का मुंह देखना पड़ा एवं इससे काले पानी की सजा हो गई एवं इसकी मृत्यु हो गया। जो फ्रांस की क्रांति था इतना ही दूर तक था, अब फ्रांस में गणराज्य आ गया था। तो फ्रांस की क्रांति पूरा यूरोप में ही नहीं बल्कि एशिया में भी फैल गया। भारत के जो क्रांतिकारी थे राजा राम मोहन राय, इन्होंने फ्रांस के जो क्रांति हुई उससे सबक ली। और ये टीपू सुल्तान भारत के राजा थे, इन्होंने भी फ्रांस की क्रांति से सबक लिया और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए उसी का सहारा लेकर भारत के लोगों को जागरूक किया। पहला जो हम लोग का फ्रांसीसी क्रांति पहला चैप्टर है यह यहीं पर खत्म होता है। कल हम प्रश्नों का सीरीज देखेंगे, ज्यादा प्रश्न तो है नहीं, उसी को बस हल करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।